अस्सलाम वालेकुम। हम जो है लेक्चर नंबर 2 ऑफ मैटलैब फॉर बिगिनर सीरीज में हमने जो है लास्ट जो लेक्चर था उसके अंदर हमने कवर किया था कि हमने देखा कि मैटलैब कैसा दिखता है, एक वेरिएबल को कैसे इनिशियलाइज करना है। वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के बाद हमने कुछ बेसिक ऑपरेशन किए थे मैथमेटिक्स के, जैसे मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन और डिवीजन। उसके बाद हमने विंडो को कैसे क्लियर करना है, वर्कस्पेस को कैसे क्लियर करना है और वेरिएबल्स को एक्सेस कैसे करना है, बिल्कुल बिगिनर लेवल से हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। और मैं आप लोगों के लिए वो लेक्चर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, तो आप वहाँ भी देख सकते हैं। अच्छा, अब आज के लेक्चर पे आते हैं। तो आज के लेक्चर का स्कोप ये होगा कि हम जो है बेसिकली एक वेक्टर क्रिएट करना सीखेंगे, एक मैट्रिक्स क्रिएट करना सीखेंगे और ऑड और इवन मैट्रिसेस बनाएंगे, कुछ ऑपरेशंस करके देखेंगे मैट्रिसेस पे, और ये भी फाइंड करेंगे कि हम एक मैट्रिक्स जो क्रिएट हो चुका है मैटलैब की मेमोरी में, उसका हम साइज कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बिगिन करते हैं। पहले तो जी अपनी स्क्रीन क्लियर करते हैं CLC से, और पुराना सारा डेटा जो है वो डिलीट कर देते हैं वर्कस्पेस से भी। ठीक है, मैं जो हूँ वो मैटलैब का 2017 का वर्जन यूज कर रही हूँ। अच्छा चलिए, ये पता नहीं क्यों नहीं इस वक्त ये काम कर रहा। ओके, मैं इसको ना पता नहीं एरर डिस्प्लेइंग वैल्यूज है, इसको स्टॉप करते हैं। अच्छा सॉरी, ये डिले के लिए सॉरी। हाँ जी, चलिए जी, आज हम अपना मैट्रिक्स क्रिएट करते हैं। लेट्स सपोज हम वेक्टर से बिगिन करते हैं। लेट्स सपोज कि हमें एक वेक्टर दिया हुआ है 1 2 3 4 5 का, और वो मिनी मैट्रिक्स में स्टोर कराना है। एक उसी को हम एज अ रो वेक्टर, उसी को हम एज अ कॉलम वेक्टर देखेंगे कि इनिशियलाइज कैसे करते हैं। ठीक है, अब मैंने सपोज मेरे वेक्टर का नाम था ए, तो मैंने ए से इनिशियलाइज किया। मैं इसको स्टोर करना चाहती हूँ अपने मैट्रिक्स को ए में, तो मैं इज इक्वल टू डालूंगी ताकि मेरा मैट्रिक्स इसके अंदर स्टोर हो जाए। साथ स्क्वायर ब्रैकेट शुरू करूंगी। ठीक है, अब मैं जो है ना ये रो वेक्टर बना रही हूँ 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अगर ये मैं अब एंटर प्रेस करूंगी तो अब आप वर्क स्पेस में देखिएगा कि ये जो है वो ए इस तरह आ जाएगा। ये जो है बता रहा है कि साइज क्या है। जब ए के ऊपर कर्सर लेके जाएंगे तो आपको साइज बताएगा इसका, और वैल्यू के अंदर पड़ी हुई है वो आपको ये बताएगा। तो ये हो गया हमारा रो वेक्टर। अब इसी ए को जो है मैं इसी मैंने लेट्स से कि हम बी के अंदर स्टोर करा देते हैं एक कॉलम वेक्टर। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, हर एंट्री के बाद एक सेमी कॉलन दबाऊंगी। 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो अब आपकी इसकी भी डायमेंशन आप देख लें, 5+1, और वैल्यूज क्या पड़ी हैं इस तरह आ गई हैं। ठीक है, अब मैं रो वेक्टर रो कॉलम कॉलम वेक्टर से निकलना चाहती हूँ। तो मैं बेसिकली आना चाहती हूँ 2 या 3, या डायमेंशन हम बढ़ाते जाए अपने मैट्रिक्स की, तो किस तरह हमने लिखना है। अब सपोज सी मेरे पास एक मैट्रिक्स है जिसकी डायमेंशन है 2x2। ठीक है, तो 1 और 2 3 और 4। अब आप देखें, एंटर दबाएं, ये इस तरह बिल्कुल जिस तरह से आप मैट्रिक्स क्रिएट करते हैं। अच्छा, ख्याल ये रखना है कि अब जैसे ऊपर वाली जो रो है उसमें भी उतने ही एलिमेंट्स हों, उतने ही कॉलम्स हों जितने नीचे वाले में है। अब मैं इधर आपको एक मैट्रिक्स क्रिएट करके दिखाती हूँ। ठीक है, 2 3 4 5।
देखें, अब वो ये कह रहा है कि डायमेंशंस ऑफ द मैट्रिसेस बीइंग कॉन्कैटिनेटेड आर नॉट कंसिस्टेंट। इसका मतलब ये है कि आपने ऊपर जितनी कॉलम्स जितनी मतलब जितनी रो के ऊपर जितनी कॉलम्स इनिशियलाइज की, उतनी ही अगली रो में भी उतनी ही एंट्रीज होनी चाहिए। अब आप यहाँ देखें, ऊपर 3 है और नीचे यहाँ 2 है। इसका मतलब ये है कि जब तक ये कंसिस्टेंट नहीं होगा तब तक ये स्टोर नहीं कर पाएगा। आप देखें कि इसने ए बी सी जो थे वो बिल्कुल सही उसने जो है वो स्टोर करा लिए, बट वर्क स्पेस के अंदर शो कर रहा है, बट ये वाला ये स्टोर नहीं कर रहा। अब इसीलिए को हम ठीक करने की कोशिश करते हैं। 2 3 4 5 6, ठीक है। अब वही डी, उसके अंदर मैंने एक एंट्री पूरी किया, देखें वर्क स्पेस में भी शो हो रहा है और यहाँ भी शो हो रहा है। अच्छा, अब ऐसा कोई कमांड जो कि आप इधर दोबारा से शो नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि बस वो बैक एंड पे स्टोर हो जाए, तो आप सिंपली क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 और आप उसके साथ एक यहाँ सेमीकोलन डाल देंगे। तो ये अब कमांड विंडो में शो नहीं होगा, बट यहाँ वर्क स्पेस में देखें ई बना हुआ आ गया, जबकि उसने इस तरह से पीछे दोबारा नहीं किया। अच्छा, ऐसा करते हैं, अपनी विंडो को क्लियर करते हैं या क्लियर करते हैं CLC से, ठीक है। अब जो है मैं आपको एक बहुत अच्छी एक मैटलैब में एक तरीका सिखाती हूँ। अब जिस तरह आपने देखा कि मैंने हर मैट्रिक्स को इनिशियलाइज कराया बार बार लिख के, तो अब मैं क्या करूँगी कि मैं एक ये कमांड है, मैं एक मैट्रिक्स क्रिएट करना चाहती हूँ जिसके अंदर 1 से लेके 10 तक की सारी वैल्यूज हों, ठीक है। 1 से लेके 10 तक, तो उसका सिंपल मेथड ये है, ठीक है। देख, अब ये क्या है, f इज इक्वल 1 2 3 4 5 6, एग्जैक्टली वैसे ही वो सिमिलर बात है कि आप यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 लिखते, बट इंस्टेड ये छोटा मेथड था ऊपर वाला और आपने इससे पूरा एक रो वेक्टर क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब इसी तरह मैं स्पेसिफिक मैं चाहती हूँ कि मेरा जो मैट्रिक्स है वो सिर्फ ऑड वैल्यूज या इवन वैल्यूज को पिक करे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी कि इसको कहूँगी कि 0 से स्टार्ट करो, 2 2 का गैप दो और 10 तक जो है वो मैट्रिक्स बनाओ। तो उसने क्या किया, जितनी भी इवन वैल्यू से 0 2 3 4 5 6 7 8 और 10, सिर्फ वही वैल्यूज उसने लेके आया। अच्छा, अब इसी तरह मैं क्या करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि ये सिर्फ ऑड वैल्यूज को पिक करे। देखें, अब बेसिकली ये ऑपरेशन कह क्या रहा है, कर क्या रहा है, ठीक है। पहले अब मैटलैब में ऐसा होता है कि आप जब कहते हैं ना ये वाली जो कमांड है 1 कॉलन 10, इसका मतलब ये है कि वो ऑटोमेटिकली 1 की स्पेसिंग के साथ आपको एक वैल्यू दे देगा। देखिए, अब इसमें हर जगह 1 1 का गैप है हर वैल्यू के अंदर, ठीक है, और आपको एक मैट्रिक्स बना के दे देगा वेक्टर। इसी तरह अगर मैं कहती हूँ, अगर सपोज ये तो इनबिल्ट था, अगर आप ना स्पेसिफाई करें, अगर आप बताना चाहते हैं मैटलैब को कि मैं चाहती हूँ कि मेरे हर पहले और अगले जो एंट्री है मैट्रिक्स की उसके बीच में 2 का फर्क हो, जिस तरह यहाँ मैंने किया, तो आप इसको यहाँ स्पेसिफाई इस तरह करेंगे, 2 कॉलन के बीच में इस तरह डाल देंगे, तो स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट और गैप। इसी तरह ऑड वैल्यूज का अपने मैट्रिक्स बनाना है तो स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट और ये गैप कितना मैं चाहती हूँ वो गैप, ठीक है। इस तरह से जो है ना आप इवन एंड ऑड मैट्रिसेस बना सकते हैं। अच्छा, अब एक और बड़ी अच्छी चीज़ है, एक तो मैंने आपको बताया था कि आप वर्क स्पेस में भी देख सकते हैं कि अपने इसके ऊपर पैन करेंगे तो वो आपको ना आपके हर मैट्रिक्स की डायमेंशन बता देगा। 1, ठीक है, ये 1 इंटू 10 है, 2 इंटू 3 है। एक और भी तरीका है कि सपोज अगर आपकी वर्क स्पेस इतनी बड़ी हो गई है और आपको इनएफिशिएंट लग रहा है ये काम कि आप बार बार जो है वो वर्क स्पेस के अंदर जाके कर्सर हिला के देखें, तो आप अपनी कमांड विंडो में ही सिर्फ लिखें साइज ऑफ एज, ठीक है, एंटर दबाइए। अच्छा, अब आप यहाँ देखें
तो ये आपको बता रहा है 1x5। इधर भी क्या आंसर आ रहा है 1x5। तो पहली जो एंट्री होती है ना साइज की, वो आपको रो बताता है और अगली एंट्री जो है वो आपको कॉलम बताता है। ठीक है, आज के लिए आई थिंक हमने साइज भी देख लिया। ऑपरेशन जो है वो कुछ ऑपरेशन भी करके देख लेते हैं कि किस तरह से। अच्छा, अब ऑपरेशंस करने के लिए आपको बेसिक रूल तो पता है कि मतलब कि जो मैट्रिक्स की डायमेंशंस होती हैं वो प्रॉपर होनी चाहिए, और जब तक वो प्रॉपर नहीं होंगी तो वो मल्टीप्लाई नहीं हो सकती है। ऐसा करते हैं कि हम ना इन दो मैट्रिसेस को अप्लाई करके देखते हैं कि क्या ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन का आई होप आप सबको रिमेम्बर हो लास्ट टाइम की तरह। यस, अब देखें, एरर यूजिंग मल्टीप्लिकेशन इनर मैट्रिक्स डायमेंशंस मस्ट एग्री। इसका मतलब ये है कि हमारे जो मैट्रिक्स के डायमेंशंस हैं वो ही एग्री नहीं करते। ठीक है, अब ऐसा करते हैं कि हम ना ए और बी को मल्टीप्लाई करके देखते हैं जो हमने इनिशियली बनाया था। ए, ये देखें, ए और बी मल्टीप्लाई हो गए क्योंकि उनकी डायमेंशन ऐसी थी कि ए जो था वो 1x5 था और बी जो है वो 5x1 था, यानी कि इनकी डायमेंशन ऐसी हैं कि ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, तो टोटल आंसर आ गया जी 55। मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आप किसी वेरिएबल से इसको स्टोर नहीं करा रहे तो ऑटोमेटिकली मैटलैब जो है वो एक आंस का एक वेरिएबल क्रिएट करता है और उसके अंदर आपकी वैल्यू जो है वो स्टोर करता है, और आप देखें ये आपको वर्क स्पेस में नजर आ रहा है। ठीक है, अब इसी तरह मैं चाहती हूँ कि मेरी हर एंट्री ऑफ बी को मैं मल्टीप्लाई कर दूं विद कोई भी एक नंबर के साथ। तो मैं क्या करूंगी, बी इंटू 2। अच्छा, अब मैटलैब में ना ये है कि अगर आप मैट्रिक्स की हर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना आना चाहते हैं तो आपको ये डॉट भी डालना होगा। ठीक है, तो उसने क्या किया, बी की हर वैल्यू के साथ जो कि 1 2 3 4 5 थी, उसको सिंपली उसने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और आपको एज इट दे दिया और उसको भी आंसर में स्टोर करा दिया। अच्छा, आप बात नोट करें कि जो पिछला आंसर था उसको उसने ओवर राइट कर दिया है। तो अगर मैं इस वैल्यू को सेव करना चाहती हूँ तो पहले मुझे उसको रिस्टोर करना चाहिए था किसी और वेरिएबल में, और फिर जाके मुझे ये जो है ये क्रिएट करना चाहिए था। ठीक है, आई थिंक आज के लिए हमारा लेक्चर नंबर 2 इतना काफ़ी है। हमने अपने स्कोप की सारी जो चीज़ें थी वो हमने कवर कर ली है। इंशाल्लाह वी विल बिगिन लेक्चर नंबर 3, और आप मुझे ज़रूर फीडबैक देना कि आप लोगों को कैसा लग रहा है ये, हाउ यू फाइंडिंग इट आउट। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।